Hello students, how are you? You are welcome to CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 12th आर्ट्स का हिस्ट्री का जो टॉपिक हम ऑनलाइन क्लासेस में कराएंगे वो 1857 रिवोल्ट से संबंधित है। 1857 रिवोल्ट का जो टॉपिक है क्लास में भी आपको करा दिया गया है, लेकिन एक रिवीजन क्लास के तौर पे आप इस टॉपिक को देखें। इसका सबसे पहला जो टॉपिक है वो है द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। आज तक के इतिहास में भारत के अंदर केवल एकमात्र क्रांति हुई है और उसका नाम है महान विद्रोह 1857। 1857 का ये विद्रोह आज हम इस परिप्रेक्ष्य में देख के समझ सकते हैं कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए भारतीयों की एक अंग्रेजी जो बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य के साथ उन्होंने टकराव को अंजाम दिया और उनसे लड़ बैठे और उनसे अपने देश को आजाद कराने का प्रयास किया। यहाँ इसके कुछ रीजंस बनते हैं, मेन रीजंस ऑफ ग्रेट रिवोल्ट 1857। सबसे पहला रीजन है पॉलिटिकल रीजन, राजनीतिक कारण। इसका सबसे पहला राजनीतिक कारण है कि हमारे देश के अंदर बहुत से शासक हुए, बहुत से नवाब हुए जिनके साथ अंग्रेजों ने अच्छा नहीं किया। उन्होंने उन्हें सहायक संधि के तौर पर उन्हें उलझाया। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे लागू किया और जिन जिन राज्यों को अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया या फिर जो देसी नवाब शासन कर रहे थे वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं थे, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी अंग्रेजों की, उन राज्यों के लिए सहायक संधि थी। सहायक संधि के अंदर अंग्रेजी बटालियनें तैनात रहेंगी और उनका सारा हर्जाना खर्चा टोटल उस नवाब को देना होगा। ये इसमें आपको लिखना है। इसमें पॉलिटिकल रीजन के तौर पर बहादुर शाह जफर द्वितीय जो मुगल शासक थे उनकी तरफ से देखा जाए तो उनके साथ भी अन्याय हुआ। वो बुजुर्ग अवस्था में उन्हें निर्वासित करके म्यांमार के रंगून भेज दिया गया और उनके बच्चों को लाल किला ना देने के लिए भी कहा गया कि उन्हें दिल्ली के अंदर जैसे आम लोग रहते हैं उस तरह से रहना होगा। तो इस तरह का ये दूसरा रीजन है, पॉलिटिकल रीजन। इसी के अंदर एक रीजन और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका एक और रीजन है महारानी लक्ष्मीबाई जो कि गोद लेने का हक प्राप्त करना चाह रही थी और अंग्रेजों ने उसकी मिन्नतें एक भी नहीं मानी। तो ये आपका पॉलिटिकल रीजन का एक और रीजन हो जाता है। और इसके साथ साथ नाना साहिब जो कि 1 लाख रुपए पेंशन मिलती थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उन्हें उनका वाजिब जो हक था वो भी उनसे छीन लिया गया और उनको जो पेंशन मिलती थी वो भी रोक दी गई। इस प्रकार हमारे भारतीय शासकों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार इसका राजनीतिक कारण का की वजह बना। दूसरा जो रीजन है सोशल कॉजेज। सोशल कॉजेज में 1857 रिवोल्ट के अंदर कि हमारे देश में बहुत से ऐसे पर्व त्योहार और बहुत से ऐसे रीति रिवाज जो यहाँ की पृष्ठभूमि को सारी दुनिया से अलग करते हैं। हमारे देश के अंदर कुछ इस तरह के रिवाज भी थे जिनको सामाजिक बुराई के तौर पे आज के समय जाना जाता है, लेकिन उस समय उन्हें ठीक माना जाता था क्योंकि अंग्रेजों ने लॉर्ड विलियम बेंटिक विशेष तौर पर उन्होंने कानून बनाया था सती प्रथा के अगेंस्ट में 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयास से और 1829 का वो कानून बनाया गया। उस समय पर भारतीय लोगों को लगा कि ये हमारी पर्सनल लाइफ में और हमारी जो सामाजिक जीवन है उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुविवाह पद्धति उसको रोक दिया गया, बाल विवाह को रोक दिया गया और पर्दा प्रथा को भी कोशिश की गई बंद करने की। और इस प्रकार से काफी ऐसी रिवाज परंपराएं उन्हें रोकने की कोशिश की ताकि किसी भी तरीके से ये अंधविश्वास और बुराइयां दूर हो जाएं। मकसद अंग्रेजों का जो भी रहा हो, लेकिन भारतीयों ने इसे सही नहीं लिया। यहाँ पे सोशल कॉजेज में आएगा। तीसरा है कल्चरल कॉजेज। हमारे देश का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, नैतिक मूल्य और आदर्श, ये सब हमारी अपनी मूल्य मान्यताएं, ये सांस्कृतिक जीवन है हमारा। इसमें अंग्रेजों ने दखलंदाजी करने की कोशिश की। यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की भाषा
भारतीयों पे अंग्रेजी भाषा थोपने का प्रयास किया तो लोगों को लगा कि हमारे साथ गलत कर रहे हैं। यहाँ की वेशभूषा को बदलने का प्रयास किया। आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर उन्होंने यूनिफॉर्म पद्धति लागू की, विद्यार्थियों को भी यूनिफॉर्म में लागू किया गया और इसके अलावा विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के लिए भी यूनिफॉर्म लागू की गई। तो भारतीयों को लगा कि हमारी जो वेशभूषा है उससे हमें दूर किया जा रहा है, हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से हमें दूर किया जा रहा है। तो ये एक और कारण इसके लिए बन जाता है कि सांस्कृतिक जो अपना खान पान प्रभावित हो गया, वेशभूषा प्रभावित हो गई, भाषा प्रभावित हो गई, तो हर चीज प्रभावित होती चली गई। यहाँ तक कि सोच भी लोगों की उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की। उनको लगता था कि भारतीय लोग इस हिसाब से हम उन्हें पढ़ाए लिखाए कि वो मतलब एक मन से तो वो अंग्रेज बन जाए, लेकिन वेशभूषा के हिसाब से, वेशभूषा के हिसाब से वो चाहते थे कि जैसे उनकी स्किन तो बदल नहीं सकती लेकिन उनकी सोच बदल देंगे। वो ये चाहते थे कि अब भारतीयों की हम सोच बदल देंगे जो उनके अपने अनुकूल होगी। उन्होंने भारतीयों को 10वीं 12वीं तक ही पढ़ाया ज्यादातर लोगों को, क्योंकि वे हायर स्टडीज उनको नहीं देना चाहते थे। उनको पता था ज्यादा पढ़ लिख गए तो समझ जाएंगे कि यहाँ का आर्थिक शोषण वो लोग कर रहे हैं। तीसरा है ये चौथा इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन जो आर्थिक कारण का मुख्य वजह बनती है, इसके अंदर क्या है, हमारे देश के बुनकरों पर बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स लगाया, किसानों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया और हमारे देश के जमींदारों पे टैक्स लगाया। और इसके अलावा जो जमींदारों की जमीनें थी, अगर उन्होंने टैक्स टाइम पे नहीं भरा तो उन्होंने उसे नीलाम कर दिया। भारत के अंदर किसानों पर तरह तरह की लैंड रिवेन्यू सिस्टम यहाँ पे लागू किए गए। उसमें सबसे जो ज्यादा प्रभावी रहा परमानेंट सेटलमेंट, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सबसे पहले लागू किया गया। फिर उसके बाद में साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया और तीसरी व्यवस्था पंजाब के और यूपी के, हरियाणा के इलाके में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। तो टोटल कुल मिलाकर इन 3 व्यवस्थाओं की वजह से भारत के अंदर टैक्स की जो दर थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली गई और वो आपको केवल और केवल आर्थिक रीजन में लिखना होगा। भारत के अंदर बनने वाला माल यहाँ पर और इंग्लैंड में भी नहीं बिक पा रहा था। यहाँ पे आप उसको उल्लेख करें कि भारत का टैक्स भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था और इंग्लैंड का जो टैक्स था वो भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो इस तरह से वो बहुत ही महंगा हो गया था और महंगा होने की वजह से उसे कोई नहीं खरीद रहे थे और अंग्रेजों का जो मशीनों का सस्ता बना हुआ माल था वो भारतीय बाजारों में बेचा जा रहा था और इससे भारतीयों को नुकसान हो रहा था। इसके अलावा रिलीजियस कॉजेस में आपको लिखना है कि जो धार्मिक कारण है, भारतीयों को लग रहा था कि ये हमारे धर्म को परिवर्तित करना चाह रहे हैं। धार्मिक रूप से उनको लगता था ईसाई मिशनरियां अपने धर्म का प्रचार कर रही हैं, ईसाई धर्म का प्रचार कर रही हैं, ज्यादा से ज्यादा चर्च बनाए जा रहे हैं, जिससे लग रहा था कि हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्म को खतरा पैदा हो रहा है। इसके अलावा करंट कॉजेस में इस समय कई तरह की अफवाहें उड़ी हुई थी। उस समय एक अफवाह थी कि जो गाय और सुअर की चर्बी लगे हुए कारतूस सैनिकों को दिए जा रहे हैं और वो उनको मुंह से छीलने पड़ते हैं और ऐसा करने के दौरान उनका धर्म भ्रष्ट होने का डर है, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और जो सुअर है वो मुस्लिमों के लिए पवित्र है। तो इस तरह से दोनों धर्मों को एक हानि को देखते हुए, दोनों धर्मों के नुकसान को देखते हुए इसका करंट रीजन ये बनता है, दोनों धर्मों के लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए। इस प्रकार ये सभी रीजन राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और तात्कालिक, ये सभी कारण मिला करके और 1857 की क्रांति को अंजाम मिला। इसके अलावा और भी अफवाहें थी। एक वहां पर इस तरह का भी था कि गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा पिसवा करके उसे आटे में मिला दिया गया और वो लोगों को खिलाया जा रहा है। तो ये भी था, एक अफवाह उस समय प्रचलित थी। इसके अलावा एक अफवाह ये भी थी कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई है, उसको 100 साल पूरे होने वाले हैं और 1857 में इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे और अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे। तो ये व्यवस्था आपको इस तरह के रीजन में लिखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेन लीडर्स ऑफ ग्रेट रिवोल्ट। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से अपना नेतृत्व दिया। तात्या टोपे ने झांसी में भी और कानपुर में भी मदद की। नाना साहिब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी, बहादुर शाह जफर सेकंड दिल्ली से, शाहमल
बड़ौद परगना मेरठ से और मौलवी अहमदुल्ला शाह ये चिन्हाट से जो यूपी में पड़ता है उस इलाके से। इन सभी की पृष्ठभूमि के विषय में मैं चर्चा करता हूँ। सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई जो कि एक दत्तक पुत्र चाहती थी, गोद लिए हुए बेटे को वैधानिकता के लिए कोशिश कर रही थी, उसकी मिन्नतें उन्होंने बहुत की लेकिन अंग्रेजों ने उनकी कोई नहीं सुनी और इस प्रकार वह भी अंग्रेजों की दुश्मन बन बैठी और झांसी के आसपास के लोगों ने सबने मिलकर महारानी लक्ष्मीबाई को क्रांति का नेतृत्व करने के लिए बोला। इसके बाद तात्या टोपे इन आसपास के अंदर तात्या टोपे को भी अंग्रेजों का व्यवहार पसंद नहीं था, उनका बहुत ही ज्यादा दुर्व्यवहार से तंग आकर के इन्होंने स्थानीय नेताओं की पूरी मदद करने की सोची। नाना साहिब जिसको जो पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे और कानपुर के शासक होते थे, उस समय उन्हें 1 लाख रुपए पेंशन मिलती थी और उन्हें उनकी गद्दी से हटा दिया गया और उन्हें शायद अंग्रेज मार देते लेकिन वो नेपाल भाग खड़े हुए। इस दौरान बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि बुजुर्ग व्यक्ति था और बुजुर्ग अवस्था में ही उस समय मेरठ से जो क्रांति की स्टार्टिंग 10 मई को हो जाती है, उसके बाद 11 मई को ये बहादुर शाह जफर द्वितीय से ये सभी हमारे देश के क्रांतिकारी मिलने आते हैं और उनसे कहते हैं कि भारतीय क्रांति के नेता के तौर पर आपको मनोनीत करना चाह रहे हैं और अपने क्रांति की वैधानिकता को चाह रहे हैं। तो उन्होंने इसको वह हाँ तो नहीं करना चाह रहे थे लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने हाँ कर ली। इसके बाद शाहमल यूपी के बड़ौद परगना जो कि मेरठ के पास का इलाका है वहां के रहने वाले थे और मौलवी अहमदुल्ला शाह ये यूपी के अंदर चिन्हाट नामक स्थान पर लॉरेंस जो कि एक अंग्रेज सेनापति था उससे लड़ते हुए मौलवी अहमदुल्ला शाह ने उन्हें भी हरा दिया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह यह व्यक्ति हैदराबाद के अंदर पढ़ने गया। पढ़ने लिखने के बाद इसने सोचा कि मैं अपने देश के काम आऊं, अपने देश की अपने यानी कौम के लिए कुछ करूं। तो उन्होंने अपने स्थानीय मुसलमानों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। जो भी कोई हिंदू भी उनके साथ जुड़ना चाहते थे जोड़ा। उस समय इनका प्रभाव इतना था, लोग इन्हें मानते थे कि बहुत ताकतवर इंसान है और कोई भी यहाँ तक कि उन्हें ये माना जाता था कि भगवान का इन पे आशीर्वाद है, इन्हें कोई नहीं मार सकता, ये इतने पावरफुल है, चमत्कारिक व्यक्ति हैं। तो इन पे बहुत ही ज्यादा भरोसा उन्हें था। इसके अलावा जो शाहमल है जो यूपी के बड़ौद परगना के रहने वाले हैं, इन्होंने आसपास के 84 गांवों के अंदर इनका प्रभाव था और इन्होंने अंग्रेजों के बंगले पर कब्जा करके न्याय भवन की संज्ञा उसे दी और वहीं से रहकर फैसला करने लगे और इन्हें 1958 में इन्हें मार दिया गया। इस प्रकार ये कुंवर सिंह का उल्लेख किया जाता है। कुंवर सिंह बिहार के एक जमींदार थे जिनको तंग किया गया था, उनकी जमींदारी उनसे लूट ली गई थी और इस प्रकार कुंवर सिंह का नाम भी इसमें जुड़ जाता है। और क्रांति के सिर्फ यही नेता नहीं थे, इसके अलावा बहुत से फकीरों ने योगदान दिया, बहुत से आम लोगों ने योगदान दिया। उस समय क्रांति की सिर्फ एक सजा होती थी, वह सजा थी सजाए मौत और अंग्रेजों ने खूब कोशिश की हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाने की। बरेली के अंदर उन्होंने 50,000 रुपए खर्च किए कि हिंदू और मुसलमानों के आपस में लड़ाई हो जाए। और इसके बाद आता है मेन रीजंस ऑफ डिफीटिंग इंडियन रिवॉल्यूशनरीज। क्या कारण रहा जब इतना प्रयास हुआ था 1857 की क्रांति का, तो उसमें हार कैसे गए? यहाँ लैक ऑफ वेपन्स, इसमें हमारे देश के इन सेनानियों के पास, इन स्वतंत्रता सेनानियों के पास अच्छे हथियार नहीं थे। अगर अच्छे हथियार होते तो 100% ये भी बहुत कुछ कर जाते और अंग्रेजों को यहाँ से निकाल बाहर करते। ये मुख्य वजह थी, अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक प्रकार की राइफलें, हर प्रकार के हथियार और वेल प्लान्ड और वेल डिजाइंड आर्मी उनके पास थी, इसलिए वो जीत गए और दोबारा से उन्होंने अपने जो खोए हुए क्षेत्र थे वो वापस प्राप्त कर लिए। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, उनके बीच आपस में संपर्क और एक समन्वय की भावना की कमी थी। ये ऐसे उपद्रव सा फैला देते थे, डिसिप्लिन तरीके से काम नहीं करते थे, प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाते थे। यहाँ पे यूपी के अंदर और बिहार के अंदर पुलिस लाइनों में ये लोग जुटते थे, पुलिस लाइनों के अंदर बैठ करके बातचीत करते थे, आगे की प्लान करते थे, लेकिन जो मैसेज करने का जो तरीका था वो परंपरागत ही था, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक डाक और तार, रेलवे, हर तरह की सुविधाएं उनके पास थी, संचार नेटवर्क अवेलेबल था।
इसके बाद लैक ऑफ कोऑपरेशन, आपस में सहयोग की बहुत बड़ी कमी थी। और ये चीज आपको इसमें लिखनी है कि सब लोग मिलकर नहीं लड़ रहे थे, साउथ इंडिया के लोगों ने प्रॉपर्ली सहयोग नहीं किया, राजपूताना राजस्थान ने सपोर्ट नहीं किया और पंजाब ने सपोर्ट नहीं किया। ये बात इस बात की गवाह है कि अगर ये मिलके लड़ते, अगर फुल कोऑपरेशन के साथ में लड़ते, कोऑर्डिनेशन के साथ में लड़ते, तो मैं कहता हूं कि 100% इसमें सक्सेसफुल होते। इसके बाद लैक ऑफ इफेक्टिव लीडर, उस समय कोई भी क्रांतिकारियों की तरफ से बहुत प्रभावशाली नेता की कमी थी। उस समय प्रभावशाली अगर नेता होता तो वह इसका कोऑर्डिनेशन भी, मैनेजमेंट भी, ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉपर तरीके से करता और वह डेफिनेटली सक्सेस होता। एक बार अपने टॉपिक का फिर से रिवीजन करते हैं। 1857 का रिवोल्ट हमारे देश के अंदर और अंग्रेजों के राज में मील का पत्थर साबित होता है। यह एकमात्र क्रांति थी जो भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए की गई थी। राजनीतिक कारणों में नवाबों के शासनकाल का जिक्र करना है, नवाबों के साथ क्या गलत हुआ वो लिखना है। सहायक संधि में क्या हुआ, लैप्स की नीति लॉर्ड डलहौजी की क्या थी, लॉर्ड डलहौजी की लैप्स की नीति में जिन जिन राजाओं के अपने बेटे नहीं थे उन्हें गोद लेने के हक से रोका गया, उनका साम्राज्य अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। ये सिर्फ एक धोखाधड़ी थी और कुछ नहीं था। यहाँ पे सहायक संधि में भी ऐसा ही हुआ और इसके अलावा नवाबों के साथ दुर्व्यवहार भी आम बात होती थी। इसके बाद सामाजिक कारणों में हमारे सामाजिक रीति रिवाजों के साथ छेड़छाड़ हुई और इसकी वजह से भारतीय जनमानस उनके खिलाफ हो गया। सांस्कृतिक कारणों के अंदर में लिखना है, सांस्कृतिक कारणों में सिर्फ अपनी संस्कृति पे हुए पट्टाछेद की वजह से भारतीय लोग उनसे नाराज हो गए और भारतीय संस्कृति को सबसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय मानते रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों ने उसे निकृष्ट माना और हमारे देश के रहन सहन, हमारे खान पान, हमारी भाषा, सबको उन्होंने निकृष्टतम का दर्जा दिया और भारतीयों को पशुओं के समान वो लोग समझते थे, उन्हें इज्जत नहीं देते थे। सैनिकों के साथ भी उन्होंने अच्छा नहीं किया। भारतीय सैनिकों के साथ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो है मिलिट्री कॉजेस, मिलिट्री कॉजेस, सैन्य कारण। इसमें क्या है, हमारे देश के जितने भी सैन्य जवान होते थे उन्हें सूबेदार से ऊंचा पद आर्मी में नहीं मिलता था, बड़े पदों पे अपॉइंटमेंट नहीं करते थे और बड़ा ज्यादा ही भेदभाव था। इस वजह से भारतीय सैनिक उनके खिलाफ होते चले गए। यहाँ पे उससे आगे का जो रीजन है, इसमें हमें धार्मिक कारणों में क्या लिखना है, धार्मिक कारणों में हमारे धर्म के ऊपर होने वाले हमले को लेकर नाराज थे। ईसाई मिशनरियां केवल और केवल ईसाई धर्म को सपोर्ट कर रही थी, मुस्लिम और हिंदुओं को सपोर्ट नहीं कर रही थी। आर्थिक रीजन में हमारे देश के बहुत बड़ी संख्या में जो जनसंख्या है बेरोजगार हो रही थी, चाहे वो बुनकर हो, दस्तकार हो, किसान हो, मजदूर हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हर वर्ग का व्यक्ति उनसे परेशान था। इस वजह से वो लोग उनसे नाराज हो गए। यहाँ के करंट रीजंस में क्या लिखना है कि तात्कालिक कारणों में जो कारतूस वाली घटना है वो जरूर लिखनी है कि जो कुंवर सिंह, यहाँ पे ये जो करंट रीजंस के अंदर, करंट रीजन में आपको बताना है कि गाय और सुअर की जो चर्बी है उससे बने हुए कारतूस लोगों को दिए गए और वो उन्हें मुंह से छीलने होते थे और अपनी बंदूक में, एनफील्ड राइफल में लगाने होते थे। इससे लग रहा था लोगों को धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसकी वजह से लोग परेशान हो गए और उनके खिलाफ हो गए। इसके बाद ये महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, बहादुर साहब, जाफर सेकंड, शाहमल मौलवी और मौलवी अब्दुल्ला साहब और कुंवर सिंह, ये सभी नेता लोगों ने बढ़ चढ़ करके क्रांति को आगे बढ़ाया, खूब कोशिश की अंग्रेजों को हराने की। वाजिद अली शाह के साथ भी यहाँ पर सहायक संधि उन्हें जबरदस्ती उन पे थोपी गई, उन्हें कुशासन का आरोप लगाया गया जो अवध के शासक थे। अवध के शासक के साथ बिल्कुल इतना गलत कर देना वहां की जनता को बहुत बुरा लगा और उन्होंने लखनऊ से लेकर और कानपुर तक जब उन्हें पनिशमेंट दिया जा रहा था एक तरह से, यानी उन्हें निर्वासित किया जा रहा था, कोलकाता भेजा जा रहा था, तो जनता उनके साथ साथ रोती बिलखती हुई आई कि हमारे शासक को छोड़ दीजिए, हमारे शासक के साथ कुछ गलत मत कीजिए। और उनका बदला उन्होंने 1857 की क्रांति में लेके दिखाया, जो कि सैनिकों के साथ मिल करके अंग्रेजों से ईंट बजा दी। यहाँ पर आता है मेन रीजन ऑफ डिफीटिंग इंडियन रिवॉल्यूशनरीज, भारतीय विद्रोही क्यों हार गए। उनमें एकता की कमी थी, उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे, कॉपरेशन नहीं था, उनमें आपस में समन्वय की कमी थी और इसके अलावा और उनका एक बहुत ही प्रभावशाली नेता भी नहीं था। तो इस प्रकार ये आपका जो टॉपिक है पूरा होता है और इसके सभी टॉपिक आप अच्छे से एक बार रिवाइज करें और इसके नोट्स बनाएं, लर्न करें। आज का यही होमवर्क है। थैंक यू।